स्किन जी दो मैमल की स्किन में You are दो now बड़े muted. पोर्शन है, एक होती है एपिडर्मल लेयर और दूसरी होती है डर्मल लेयर। एपी बाहर वाला पोर्शन, डर्म कहते हैं स्किन को। तो स्किन के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है एपिडर्मल, और जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो कहलाता है डर्मल। क्या करती है जी एपिडर्मल और डर्मल? ये जब कोई भी मैमल कहीं जा रहा है, ठीक है जी, तो कहीं रगड़ लग सकती है किसी हार्ड चीज के साथ, तो मैकेनिकल इंजरी जिसको कहते हैं, जिसमें चोट लगना, खून निकलना, इससे स्किन प्रोटेक्ट करती है जी। सेकंड जो इसका फंक्शन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिस्म के अंदर, यानी स्किन के जरिए जिस्म के अंदर जाने से ये स्किन रोकती है। इसके ऊपर ग्लैंड्स हैं जी, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलाउ नहीं करती कि वो जिस्म के अंदर दाखिल हो। फिर उसके बाद आपको पता है कि सूरज जो है ये अल्ट्रा वायलेट रेज जो है ना जी वो जमीन पे फेंकता है जी। तो स्किन ही ऐसी है कि उन अल्ट्रा वायलेट जो रेज हैं, जो खतरनाक किस्म की शोएं हैं, उससे जिस्म को महफूज रखती है जी। यानी स्किन के अब क्या तीन बड़े फंक्शन हो गए। पहला मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन, दूसरा इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रोटेक्ट द इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और तीसरा प्रोटेक्शन फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट लाइट। फिर उसके बाद स्किन जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इसका रोल होता है। मसलन गर्मियों में, सख्त गर्मी में जो स्वेट ग्लैंड्स हैं स्किन के ऊपर, वो स्वेट रिलीज करते हैं, पसीना रिलीज करते हैं, और जब पसीना आता है उसके बाद जिसम में ठंडक सी हो जाती है, पानी है ऊपर, हवा जब फिरती है तो ठंडक, तो इसका मतलब टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं। फिर इसके ऊपर सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद हैं स्किन के ऊपर। अगर कुछ चूंटी काटे, कुछ कांटा लग जाए तो फौरी तौर पर पता लग जाता है। तो इसलिए सेंसिस जो है ये जिस्म के पूरे जो स्किन के ऊपर है, ये फैले हुई हालत में मौजूद होते हैं। फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करती हैं जी ये जो मुख्तलिफ ग्लैंड्स, पसीना, सीबम, ये सब कुछ भी स्किन के लिए स्किन के अंदर मौजूद होता है। और उसके बाद वाटर रेगुलेशन, जो एनिमल डेजर्ट्स में रहते हैं उनमें जो स्किन है ये पानी को जिस्म से इवेपोरेट होने में मदद देती है। फालतू एक्स्ट्रा जो जरूरत का जो पानी है वो तो जिस्म से इवेपोरेट होने की परमिशन देती है। अदरवाइज एक्स्ट्रा वाटर है, क्योंकि वहाँ पे बहुत शॉर्टेज होती है। बहुत से तो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पानी डेजर्ट्स में होता ही नहीं। अलबत्ता जो वहाँ पर खुराक होती है, जो पत्ते होते हैं वो सकुलेंट होते हैं, उसके अंदर 70% तकरीबन पानी होता है। वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी रात के वक्त जब हवा में ह्यूमिडिटी होती है, नमी होती है, वो पत्ते उस हवा में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर वो जो एब्जॉर्ब किया हुआ पत्तों के अंदर पानी है वो एनिमल अपनी खुराक के तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें पानी पीने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद स्किन के ऊपर जो सबसे ज्यादा इंसान के या मैमल्स के जिस्म पे होता है वो हेयर्स होते हैं। उसके बाद फिर ये डिजिट्स वगैरह जो नाखून वगैरह ये बाद में होते हैं। हेयर क्या है जी? एक केराटिन के बना हुआ डेरिवेटिव है। केराटिन, पहले भी बार बार ये इसका जिक्र हो चुका है कि ये केराटिन का बने हुए होते हैं, और आ, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग होते हैं पूरे जिस्म के ऊपर। कहीं जिस्म के किसी हिस्से में बाल ज्यादा घने होते हैं, किसी को कम होते हैं। और जब हमने ये कल पढ़ा देखा था कि जो वेल्स हैं, जो एक्वेटिक मैमल्स हैं, उनके जिस्म के ऊपर बाल नहीं होते, सिर्फ उनके मुंह के किसी हिस्से में, गर्दन के किसी हिस्से में बाल होते हैं। यानी ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये जो हेयर्स होते हैं मैमल्स के जिस्म के ऊपर। अच्छा, अब ये होते कहाँ पे हैं? स्ट्रक्चर क्या होता है कि ये सीटेड, पहले फर्स्ट में सीटेड इन द इन्वेजिनेशन, ये जो स्किन की
जो पोर्स हैं उसके अंदर ये इन्वेजिनेट होते हैं जी, घुसे हुए होते हैं, धंसे हुए होते हैं जी। ये यहाँ पर कुछ तस्वीरें मैमल्स की, मेटाथीरिया की, ठीक है जी, डेंटिटा है। ये इन जो ऑर्निथोफेलिया, ये एनिमल जो तकरीबन अभी आर्मिडेलो है जी, जिसके जिस्म के ऊपर पूरा का पूरा एक शेल होता है। एक्सटर्नल ये स्ट्रक्चर बताया इन्होंने, एक्सटर्नली इनके जिस्म के किस तरह क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं बुक में आप देख लीजिए। सर जी स्लाइड शो नहीं हो रही। मैं तो मेरे पास तो शो हो रही है You are now unmuted. You are now muted. अपनी बुक में देख लो ना जी। ओके सर, इट्स माय प्रॉब्लम, कोई बात ये ये देखो, ये 5 नंबर पेज पे ये पूरी की पूरी जो है मुख्तलिफ टाइप्स की जो स्किन है वो यहाँ पे दिखाई गई है। 22.4 में 3 एनिमल की, जिसमें एक एक्वेटिक है और 2 एनिमल जो है ये जंगल के अंदर जो होते हैं जी। और नीचे भी जंगली के अंदर एक आर्मेडेलो जो है वो दिखाया गया कि उसकी स्किन कैसी होती है, यानी स्किन जो है वो एनिमल्स की उनके हैबिटेट के हवाले से होती है, उनके हैबिटेट के हवाले से मजबूती होती है। मसलन आर्मेडेलो है जी, अब इसका जो ऊपर वाला एक्सटर्नल बॉडी है, इसकी दुम है, सारी की सारी जिस तरह कछुए के ऊपर एक शेल होता है, उसी तरह इसके जिस्म के ऊपर भी एक हार्ड किस्म का शेल है इसके प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन शेल के एंटीरियर साइड पे सर की तरफ इसके बाल होते हैं, यानी जो यहाँ पे बात हुई है कि अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब जितने भी मैमल्स हैं उन सब में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, किसी हिस्से में ज्यादा बाल होते हैं, किसी हिस्से में कम होते हैं। लेकिन ये बाल होते का इमेजिनेट होते हैं, छोटे छोटे जो हमारे पोर्स हैं स्किन के, जिन्हें हेयर फॉलिकल कहा जाता है, उसके अंदर ये मुकम्मल तौर पर घसी हुई हालत में होते हैं। जो डेड हेयर होते हैं वो तो जिस्म से झड़ते रहते हैं, लेकिन जो जिंदा होते हैं बाल, अगर आप जिस्म के किसी भी हिस्से में जो आपके बाल है उसको, बाजू का बाल है, सर का बाल है, उसको निकालने की कोशिश करें, जोर लगाएंगे निकल भी आएगा, लेकिन तकलीफ होती है। इसका मतलब कि इसकी जो बेस है, ठीक है जी, बालों की जो बेस है वो जानदार है जी, वो सेंसेस के पास है, वो जब आप उसको छेड़ते हैं तो जिस्म में तकलीफ महसूस होती है। जिसका पहले का एक पूरे जिस्म के पूरे एक्सटर्नली सेंसरी रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, तकलीफ को बताने वाले सेंसर्स मौजूद होते हैं जी। फिर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ मैमल्स में ये जो हेयर का कलर है ये मुख्तलिफ है। गाय का, भैंस, बकरियां, वाइल्ड मैमल, हिरन, शेर, इंसान, सब में ना एक खास किस्म का कलर होता है। तो ये कलर जो है, ठीक है जी, बेसिकली क्या है जी कि ये कलरेशन जो है ये भी जो स्किन के अंदर डर्मल पोर्शन है वहां से बेसिकली ये कलरेशन पैदा होती है, और उसके बाद जब ये जिस्म के बाहर आती है तो उस वक्त ये मेच्योर कलर हो चुका होता है। यानी ऐसा नहीं है कि भैंस है काली है उसको जनाब नहला नहला के सफेद नहीं कर सकते, उसका जो पीलेज है वो ब्लैक ही है। या कोई अगर लाल रंग की गाय है तो उसको जितना मर्जी आप नहलाना शुरू कर दें, उसका रंग नहीं उतरेगा जी, क्योंकि ये परमानेंट कलर होते हैं जी। तो ये बाज जिस ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें गॉड हेयर्स कहा जाता है जी, ठीक है जी। जब ये कोई मैमल गुस्से में होता है तो आपने देखा बात दफा अपने उसके जिस्म के जो बाल है वो खड़े हो जाते हैं, खास तौर पर जो वाइल्ड में जो मैमल्स हैं जिस पर ये खौफ महसूस करते हैं तो इनके जिस्म के जो बाल हैं, ठीक है जी, वो बिल्कुल अकड़ जाते हैं जी। तो ये तो मतलब ये हुआ कि ये बालों को अपने दुश्मन से बचने के लिए भी उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा इंसुलेशन देते हैं जी, जो नॉर्दर्न एरिया में हमारे यॉर्क पाया जाता है, ठीक है जी, या नॉर्थ अमेरिका में जो मैमल्स हैं उनके जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं वो बहुत ज्यादा सख्त किस्म के हैं जी, टफ हैं जी, वजनी भी होते हैं जी। तो ये क्यों इस तरह का करेक्टर है कि ये उन्हें इंसुलेशन पहुंचाने के लिए, गर्मी पहुंचाने के लिए जी, ठीक है जी। खासतौर पर ये ठंडे इलाकों में जितने भी मैमल्स होते हैं इनके जिस्म के ऊपर ये टफ लेयर होती है हेयर्स की। अच्छा, अब
जब सर ये जो बाल हैं इसके जब ये जिस्म से वो बाल के जो जिस्म से स्किन से एपिडर्मल से या डर्मल से बाहर आ जाते हैं वो उनके सेल डेड होते हैं जी। ठीक है, नाई जब बाल काटता है तो बच्चे तो रोते हैं खौफ से, लेकिन बड़ा बंदा जो है उसको तकलीफ नहीं होती। ठीक है जी। लेकिन आ, बहुत से ऐसे मैमल्स हैं जिस तरह बर्ड्स में हमने पढ़ा था कि उसमें मोल्टिंग का प्रोसेस होता है, एक खास टाइम के गुजरने के बाद वो जो पर हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं जी। रेप्टाइल्स में उसकी स्किन उतरना शुरू हो जाती है जी। ठीक है जी। इसी तरह बाज एनिमल्स ऐसे भी हैं कि मौसम के एतबार से उनके जिस्म के बाल उतर जाते हैं, गर्मियों में उतर जाते हैं, सर्दियों में फिर आ जाते हैं जी। लेकिन आम हालात में भी जो पुराने से बाल होते हैं, जो डेड हेयर होते हैं, ठीक है जी, वो झड़ना शुरू कर देते हैं। जिस तरह इंसान में भी बाल जो है ना जी वो झड़ते रहते हैं, कुछ मौसम के एतबार से, कुछ खुराक के एतबार से, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो जेनेटिकली भी होते हैं, जीन्स उनके इस तरह के हैं कि खास एज के बाद वो उनके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, गंजे होना शुरू हो जाते हैं। आ, कुछ मैमल्स में जिसमें इंसान भी शामिल हैं, ये जो बालों का झड़ना मोल्टिंग प्रोसेस है, इसको कोई गौर नहीं किया जाता जी, रूटीन में समझा जाता है जी। लेकिन बाज ऐसे एनिमल भी होते हैं कि जिसमें ये बहुत रैपिडली, इंसान में अगर आपके सर से बाल उतर रहे हैं तो आपको महसूस नहीं होता, कंघी में एक आध बाल ही, दो भी, तीन बाल ही झड़ते होंगे जी। लेकिन अगर पूरे जिस्म से एकदम एक ही वक्त में सारे के सारे बाल झड़ जाएं तो फिर ये नोटिस लिया जाता है, यानी फिर वो नोटिस में आते हैं, देखने में आते हैं कि ये झड़ गए हैं जी। ये क्यों झड़ते हैं? ये मोल्टिंग का प्रोसेस इसलिए कि वो एनिमल जिसमें ये पूरे के पूरे जिस्म से बाल उतर जाते हैं, उसके बाद 2-3 महीने गुजरने के बाद दोबारा इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जी। तो ये मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है एनिमल्स के अंदर के बालों का झड़ जाना और उसके बाद फिर आ जाना। लेकिन जो जेनेटिकली जो ये होते हैं, जो इनहेरिटेड होते हैं बाज लोग, उसमें ये दोबारा, खास सिर्फ इंसानों में ये होता है, बाकी एनिमल में नहीं, कि जेनेटिकली इनहेरिटेड जो लोग होते हैं उनके जिस्म पे ये बाल दोबारा नहीं आते जी। मैमल्स में क्या होता है कि जिस वक्त ये सर्दियाँ सर्दियों से पहले जब ये खज़ां होती है, ये समर के मौसम में आहिस्ता आहिस्ता झड़ना शुरू होते हैं, और फॉल जब ये खिज़ां आती है तो उससे रुक जाते हैं, और सर्दियाँ आने से पहले दोबारा ये सख्त किस्म के बाल जो हैं ये जिस्म पर दोबारा आ जाते हैं जी। मसलन आपके यहाँ पर मिसाल दी हुई है आर्कटिक फॉक्स की, ये जो बर्फानी इलाके की जो फॉक्स है जी। ठीक है जी। अब उसमें क्या होता है, उसमें कलरेशन चेंज होती है जी। एक सीजन में उसके बालों का एक कलर होता है, दूसरे सीजन में उसका कलर चेंज होता है। मसलन व्हाइट और क्रीम कलर होता है ऑटम में जी। खजां, ये जो खजां वाला मौसम होता है, बरसात, ये बाहर के बाद जो अब आने वाला है, ठीक है जी, इसमें उसके जिस्म का कलर वाइट या क्रीम कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग जब आती है तो मोल्टिंग उसकी स्टार्ट होती है, और उसके बाद उसका कलर ग्रे हो जाता है जी। ठीक है जी। यानी जब वो बर्फ वहां पड़ती है तो उसका कलर व्हाइट हो जाता है, इसलिए कि उसको वो हाइड करती है, छुपाती है, हैबिटेट में उसको सपोर्ट करती है कि वहां पर उसको कोई शिकारी परिंदा, कोई शिकारी एनिमल उसको ना देख सके। लेकिन जब बर्फ पिघल जाती है, घास निकल आता है, और स्पेशली ग्रे कलर का, तो उसका कलर भी उस वक्त ग्रे या येलो, ठीक है जी, हो जाता है। तो ये उसको कलर बचाता है उस हैबिटेट में मौजूद प्रीडेटर से जी। तो अब ये बात हो गई कि कुछ एनिमल ऐसे हैं कि जिनका जिस्म में पूरा साल मोल्टिंग का प्रोसेस होता रहता है, पुराने बाल झड़ते रहते हैं और नए बाल आते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो सीजनली पूरे का पूरा जिस्म से बाल उतर जाते हैं और फिर अगले नेक्स्ट सीजन में दोबारा उसके जिस्म में बाल आ जाते हैं। तीसरी फॉर्म ये हो गई कि सर्दियों में उसके जिस्म की कलरेशन बर्फ की तरह की हो जाती है, बर्फ के कलर की होती है। लेकिन जब फिर ये स्प्रिंग का सीजन आता है, वो सफेद बाल झड़ जाते हैं, और फिर उस सीजन में जो उसके जिस्म पे जो बालों का कलर होता है वो ग्रेश कलर होता है, येलोइश कलर होता है।
है जी, ये सारे का सारा इसलिए है कि हैबिटेट में वो अपने आप को ज्यादा फिट रख सके जी। फिर उसके बाद सेंस ऑफ टच इम्पोर्टेंट है जी। खास तौर पर वाइल्ड में जो एनिमल होते हैं, जिस वक्त तेज हवा चलती है उनके बाल हिलना शुरू होते हैं, उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो उस वक्त वो उस जगह से मूव करके किसी और हाइडिंग प्लेस में किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहां पर वो महफूज होंगे। तो इसका ये हुआ कि ये सेंस के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जी। इसको अगर बालों को हाथ लगाया जाए, ठीक है जी, तो वो एनिमल महसूस करता है। अगर स्किन को ना भी छेड़ा जाए, सिर्फ बालों को ही हाथ लगाया जाए तो वो एनिमल उसको महसूस करता है जी। आपने घर में जो अगर कुत्ता या कोई बिल्ली चिल्ली पाली हुई है तो उस पर आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जी। क्योंकि जब हवा चलती है तो ये मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है जी, कि वो हिलना शुरू हो जाते हैं जी। जब बाल ऊपर से हिलते हैं तो नीचे जो नर्व सेल्स हैं, ठीक है जी, जो हेयर रूट के साथ अटैचमेंट होती है, उस नर्व सेल्स बता देते हैं कि हवा की रफ्तार कितनी है, कितनी तेज से है। और ये जो करेक्टर है ये वाइल्ड के जो मैमल्स हैं उसमें ये ज्यादा प्रोमिनेंट होता है जी। फिर उसके बाद जिसने अभी बताया कि बाज ऐसे भी बाल होते हैं कि जो खौफ के वक्त, गुस्से के वक्त वो खड़े हो जाते हैं। तब सर्दियों में हमारे भी जिस्म के जो बाल हैं, जब सर्दी ज्यादा होती है तो उस वक्त ये उनमें इरेक्शन आ जाती है, इरेक्टेशन हो जाती है, ठीक है जी। तो उस वक्त ये जो पोर्स होते हैं उसमें हीट जो है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होती रहती है जी। तो ये जो थिक शाफ्टेड हेयर्स हैं जो खड़े हो जाते हैं, इन्हें आमतौर पर इसका जो टर्म है वो विब्रेसी है जी, ठीक है जी। ये विब्रेसी वाले खड़े होने वाले बाल कहाँ होते हैं जी? ये खास तौर पर अराउंड द लेग्स, नोज, माउथ और आईज, इसमें मैमल्स की ये जो जगह है, टांगे, नाक, मुंह, आंखें, उसमें ये ज्यादा पाए जाते हैं। अब इसमें क्या फर्क होता है जी, कि इनकी जो रूट्स होती हैं जी, ठीक है जी, उसमें सेंसिव ज्यादा होते हैं, उसमें खून गर्दिश करता है, उसमें फॉलिकल बहुत ज्यादा डीप होते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट होती है, जो चेंज आती है, उससे ये फौरी तौर पर अपने आप को अंदाजा हो जाता है, उससे ये अलर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो बालों जहाँ से बाल निकलते हैं उसको हेयर शाफ्ट कहा जाता है, ठीक है जी। अब उस हेयर जो एयर शाफ्ट है, ये सारे के सारे, कभी गौर करें, बाल इन दोनों, एक बाल का दूसरे बाल के दरमियान, यानी एक हेयर के दूसरे हेयर के दरमियान थोड़ा सा गैप भी होता है जी। बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है जी, इनके दरमियान में स्पेसिस होती हैं जी। तो ये जो स्पेसिस होती हैं ये हीट को, लाइट को ये ट्रैप करती हैं जी। यानी सर्दियों के मौसम में ये जो स्पेसिस हैं इनके दरमियान जब ये हीट पड़ती है, जब हीट होता है, गर्म मौसम होता है, तो ये जिस्म में एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे जिस्म इंसुलेट होता है जी, गर्म हो जाता है। फिर हमारे पास मसल्स ऐसे हैं कि जिन्हें इरेक्टर मसल कहा जाता है। उन मसल्स के ऊपर भी बाल मौजूद होते हैं। जब वो मसल्स कोई इरेक्टेशन मसल्स में होती है तो ये बाल भी ऑटोमेटिकली उसके साथ ही मूव करते हैं। अच्छा, अब यानी जब when the muscle contracts the hair stand upright, जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो बाल सीधे खड़े हो जाते हैं। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एयर ट्रैप, उस सूरत में क्या होता है कि हवा के अंदर, एयर के अंदर में आ, जो खला में जो हवा मौजूद है हमारे इर्द गिर्द, वो जल्दी से उन स्पेसिस के दरमियान ट्रैप होना शुरू हो जाती है जी, अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं जी। ये भी प्रोसेस जो है इससे भी इंसुलेशन इंक्रीज होती है जी। तो ये रेक्टर पिलाई मसल, यानी वो मसल जिसमें ये रेक्टेशन की जो You are हिलने now जुलने की unmuted. सलाहियत होती है, ये कंट्रोल कंट्रोल में, इंसान के कंट्रोल में नहीं होते जी, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। खौफ के वक्त You are ये now muted. आपने देखा है कि जिस वक्त कोई खौफ होता है, अचानक कोई खौफनाक चीज आपके सामने आ जाए तो आपके जिस्म के भी बाल खड़े, जिसे रोंगटे कहते हैं, खड़े हो जाना जी, ठीक है। ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, आपके किसी भी मैमल्स के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन ये होता है
कि अगर सामने कोई खौफनाक चीज आ गई, आप जा रहे हैं बड़े आराम से, आपके सामने सांप आ गया है, तो फिर वो खौफ से बाल भी खड़े होंगे, लेकिन उस वक्त एक खास जिस्म में दिमाग के अंदर एक सेंस पैदा होती है, वो कहलाती है फाइट और फ्लाइट। यानी ये जो दुश्मन सामने आ गया, अचानक सांप सामने आ गया, कोई खौफनाक चीज सामने आ गई है, या तो इससे लड़ो या फिर भाग जाओ जी। फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स जिस समय होता है, यानी ऑटोमेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वालों को तो खड़े कर देता है, खौफ तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद फैसला इंसान खुद करता है कि मैंने यहाँ से भागना है, या जो सांप आ गया, या कोई कुत्ता आ गया, या कोई और जानवर, जंगली जानवर आ गया है, इससे मुकाबला करना है। ठीक है जी। तो उस सूरत में भी इंसान के जिस्म का देखें कि खौफ के वक्त या लड़ाई के वक्त ऑटोमेटिकली ताकत बढ़ जाती है जी। रूटीन में इंसान महसूस नहीं होता कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन जब किसी से लड़ाई होती है तो ताकत आ जाती है, सारे मसल्स की जो पावर, जिस्म की पावर होती है, वो हाथों में आ जाती है जी। ठीक है जी। ये वही सूरत है कि फाइट और फ्लाइट के खौफ के वक्त, या कुछ सामने से गालियां दे रहा है बंदा, तो उससे क्या करना है जी? उससे लड़ना है या कहना अच्छा यार तू गालियां देता रहे, मैं जा रहा हूँ जी। ये फैसला इंसान ने उसको खुद करना होता है। अब यहाँ पर एक और चीज के जो कलरेशन होती है, ये जिस्म के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं, जिन्हें मिलेनिन कहा जाता है, ये डिपॉजिट होते हैं, जो शाफ्ट होती है उसके अंदर, ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तकरीबन पूरे जिस्म के अंदर अंडरनीथ दी स्किन जी। ये मिलेनिन जो है बेसिकली ये ऐसा केमिकल है कि ये विलेज का कलर, यानी जो कलरेशन, जो जिस्म की कलरेशन है, आ, उसको ये ट्रांसफॉर्म करता है जी। जो एनिमल के अंदर जिस्म के कलर है, गाय को देख लें 5-6 कलर की होती है, घोड़े देख लें, घोड़े भी 5-6 कलर के होते हैं, तो इसका मतलब कि उसमें मिलेनिन ज्यादा होता है जी। इंसान जो है उसमें मिलेनिन कम होता है, कि इसमें कलरेशन बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता जी। तो ये मिलेनिन जो है ये बेसिकली क्या करता है जी? कलरेशन को, कलरेशन की आर्टिकुलेशन करता है, उसको आर्टिकुलेट करता है, उसको बनाता है। फिर पीले और क्या इसका फंक्शन है जी? बाज एनिमल ऐसे भी हैं कि जिनके जिस्म के निचले हिस्से में, यानी आप गाय को देखें, निचले हिस्से में उसका कलर और होता है, ऊपर के हिस्से में और। जितने भी एनिमल है जी वाइल्ड है, तो इसमें पूरे जिस्म के अंदर जो बाल हैं वो एक ही कलर के नहीं होते जी। यानी 2-3 मुख्तलिफ किस्म के कलर होते हैं। अगर वो रेड भी है तो ऊपर से अगर डार्क रेड एनिमल, तो नीचे से लाइट होगा, या व्हाइटिश भी हो सकता है जी। ठीक है जी। तो ये जो पैटर्न है, कहा जाता है ये कॉन्स्पीशियस है जी। ये मुख्तलिफ कंडीशंस में ये मुख्तलिफ होता है। ये जरूरी नहीं कि एक गाय है ऊपर से लाल है तो सारी की सारी नीचे से व्हाइट भी होती है। ठीक है जी। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी आ सकता है जी। अब ये कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं कि वो खौफ के वक्त या अपने डिफेंस के वक्त वो एपोजमेटिक होते हैं जी, जिन्हें वार्निंग कहा जाता है। वार्निंग वाली शक्ल बना देते हैं जी। ठीक है जी। खौफनाक शक्ल बना देते हैं जी। उस वक्त उनके जिस्म का जो अगर ऊपर डेड पोर्शन जो है, जो बाहर वाला पोर्शन है, उसका कलर अगर डार्क है, तो उसके जो नीचे फॉलिकल के नजदीक, स्किन के नजदीक जो है ना, वो कलर कोई और भी हो सकता है जी। जब ये पूरे का पूरा खौफ के वक्त या दुश्मन को देख के खड़े होते हैं बाल, तो वो कलरेशन बहुत खतरनाक हो जाती है। उसकी शक्ल जो है ना जी, उस वक्त ज्यादा खतरनाक हो जाती है जी। यानी कंट्रास्ट आ जाता है कलर में। अ, जिस वक्त वो आराम से होता है उस वक्त तो महसूस होता है कि एक ही कलर है, लेकिन जब खौफ में, गुस्से में होता है, तो फिर वो कलर ज्यादा हो जाते हैं जी। ठीक है जी। ये स्कंक है, नॉर्थ अमेरिका का एनिमल, यहाँ पे उसकी मिसाल दी हुई है कि वो जिस वक्त, ये जो हमारे न्यूले के साइज का ये एनिमल होता है, तो ये जिस वक्त ये खौफ में होता है, जिस वक्त ये किसी लड़ाई के मूड में होता है, तो उस वक्त ये 2-3 मुख्तलिफ किस्म के इसके कलर नजर आते हैं कि जो देखने में बहुत खतरनाक होते हैं। ये pillage is reduced in large mammals from hot climate। हॉट क्लाइमेट में ये जो pillage का कलरेशन है ये रिड्यूस होती है। मतलब यहाँ पे 2 मिसालें दी हुई हैं, एक एलिफेंट की और हिप्पोपोटामस की। इसमें इनके कलरेशन में कुछ ज्यादा कलर वेरिएशन नहीं होती, यानी हॉट क्लाइमेट में ये जो कलरेशन है, pillage है, ये रिड्यूस हो जाता है एज कम्पेयर टू कोल्ड क्लाइमेट। ठीक है जी। फिर इसमें
जो मैमल्स हैं उसमें चूंकि जिस्म के ऊपर बाल नहीं होते, तो उन्हें इंसुलेशन कहाँ से मिलती है कि उनकी स्किन के अंडरनीथ, उनकी स्किन के नीचे एक पूरी की पूरी लेयर होती है फैट्स की जी। वो फैट्स जो हैं जी वो एनिमल को इंसुलेशन पहुंचाते हैं, उसको सर्दी से बचाते हैं जी। ठीक है जी। लेकिन गर्म इलाकों वाले बाज ऐसे भी एनिमल हैं जिसमें ये मोल्स, रैट्स हैं कि ये इनके ऊपर बहुत कम बाल होते हैं जी। ठीक है, चूंकि नॉकटर्नल होते हैं, दिन को ये निकलते नहीं है, रात को निकलते हैं। ठीक है जी, तो अपने आप को ये बचाने के लिए सारा दिन बिलों में रहते हैं। जब रात होती है, जब ठंडा मौसम होता है, उस वक्त जब बाहर निकलते हैं तो इन्हें इनकी कलरेशन को इंसुलेशन के लिए या दुश्मन से बचने के लिए कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। फिर उसको आते हैं क्लॉज, ये नाखून वगैरह, सींग, नाखून, हूफ जो है, ये जो खुर होते हैं जी। ठीक है जी, ये हमारी जो एमनियोट क्लास है मैमल्स वाली उसमें ये ज्यादा होते हैं जी। बल्कि कुछ बर्ड्स भी हैं, आप देखते हैं बर्ड्स की चोंच जो है ये भी सख्त होती है जी। बाज परिंदे ऐसे हैं जिनके पाँव के ऊपर सख्त किस्म के नाखून होते हैं, जिससे वो पूरे का पूरा जो शिकार है उसको उठा के ले जाते हैं। ये एमनियोट का एक करेक्टर है जी, जिसमें ये क्लॉज, यानी नाखून और ये हूफ और ये सख्त किस्म के जो स्ट्रक्चर है, सींग वगैरह, ये डेवलप होते हैं जी। अब जो हूफ है, ये मुख्तलिफ किस्म का ये क्लॉज जो है फंक्शन करते हैं। मसलन अगर ये पाँव में है, जिसको खुर कहते हैं, तो वो चलने के काम आते हैं जी। अगर आपके हाथों में या दूसरे मैमल्स हैं, मंकीज हैं, उनके अगर हाथों में हो गया तो ये डिफेंसिव के लिए भी इस्तेमाल होते हैं जी। ठीक है जी, ये केराटिन का बना होता है और इसमें टर्मिनल जो है इसके ऊपर की तरफ वो फ्लैंक्स है, बोन होती है जी। फिर डिजिट्स भी होते हैं, उंगलियां जो है, उंगलियों के ऊपर भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ एनिमल्स के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के नाखून होते हैं, किसी में सख्त होते हैं, किसी में नरम होते हैं जी। यानी ये स्पेशलाइज किस्म के हैं जी, या नेल्स होते हैं या ये खुर होते हैं। ठीक है जी, जिनमें खुर होते हैं उसमें नेल नहीं होते, जिन मैमल्स में नेल्स हैं उसमें जो पाँव है या हाथ है वो सॉफ्ट होता है। फिर आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज, ग्लैंड्स, जो स्किन के ऊपर पाए जाते हैं जी, जिसमें सबसे मुख्तलिफ किस्म की हैं, जिससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर सबसे पहले सिबेशियस, सीबम कहते हैं ऑयली ग्लैंड को, ऑयल को जी। तो ये ऑयली ग्लैंड जो बालों के फॉलिकल्स होते हैं, बालों की जो बेस होती है, वहां से ये सेक्रेट होते हैं और लुब्रिकेट करते हैं पूरे जिस्म को जी। खासतौर पर जो एक्सपोज्ड पार्ट्स होते हैं उन्हें ज्यादा ये लुब्रिकेट करते हैं जी। यानी इनकी जो एसोसिएशन है वो हेयर फॉलिकल के साथ है। फॉलिकल कहते हैं, कभी आप किसी भी एनिमल का या अपने जिस्म का एक बाल उखाड़े और फौरी तौर पे देखें उसकी बेस पे, तो आपको एक रेशा सा नजर आएगा, एक फूली हुई चीज नजर आएगी जो आहिस्ता आहिस्ता, यानी बहुत जल्दी के साथ रिड्यूस होने के बाद इवेपोरेट हो जाती है और फिर खत्म हो जाती है। तो वो सेंसिस वाली, खास तौर पर वो सेंसिस वाली जगह है, वहां से ये सीबम या स्वेट जो है ना जी, वहां पे ये डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद जो पोर्स हैं जिस्म के, उसमें से जिस्म से ये बाहर निकलता रहता है। ऑयली सेक्रेशंस हैं, वाटर प्रूफ होती हैं। ठीक है, ये स्किन पे भी और हेयर में भी। कभी आप तेल ना भी लगाएं तो किसी ड्राई जगह पर चले जाएं तो थोड़ी देर बाद आप देखें, खासतौर पे ये समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं ना जी, जहाँ पे नमी बहुत ज्यादा होती है, वहाँ पे ये सीबम ज्यादा सिक्रेट होता है, इसलिए कि वहाँ पे हवा में माइक्रोब्स बहुत ज्यादा होते हैं जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा होते हैं, और सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म फायदेमंद नहीं होते। बहुत से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो नुकसानदेह भी होते हैं जी। तो ये जो सीबम है, जो सीबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं, ये जिस्म को उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो खतरनाक किस्म के हैं, जो बीमारी पैदा कर सकते हैं, जो स्किन को डैमेज कर सकते हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। फिर मैमल्स में सूडोरिफेरस ग्लैंड्स होती हैं, सूडोरिफेरस, जिन्हें स्वेट ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ठीक है जी, बहुत कम एनिमल हैं कि जिनके जिस्म में, मैमल्स हैं जिनके जिस्म में ये स्वेट ग्लैंड नहीं है, बाकी तकरीबन सब एनिमल्स के जिस्म में ये स्वेट ग्लैंड, सूडो, कभी अगर सूडोरिफेरस का नाम आ जाए तो ये स्वेट ग्लैंड का, ये पहले इसको सूडोरिफेरस कहते थे, अब इसको स्वेट कहते हैं आसानी पैदा करने के लिए।
ये जो सूडोरिफेरस ग्लैंड हैं, जो स्वेट ग्लैंड हैं, ये भी पोर्स के जिस छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उनके जरिए जिस्म में से सेक्रेट होती हैं, जो इवेपोरेटिव कूलिंग, यानी जब पसीना आता है तो उसके बाद फिर ठंडक महसूस होती है, उस ठंडक को इवेपोरेटिव कूलिंग कहा जाता है कि जिस्म से बाहर निकला है, अब वो इवेपोरेशन स्टार्ट हुई है, और इवेपोरेशन से पहले उसके ऊपर जब हवा घूमती है तो वो बहुत ज्यादा ठंडक सी महसूस होती है जी। फिर जी इसी हवाले से नेक्स्ट जो है ये सूडोरिफेरस ग्लैंड्स हैं। ये फिर भी बाज एनिमल में आपने देखा होगा कि पसीना बहुत आता है, तो उसमें ये जो पोर्स हैं ये बड़े होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें पसीना उन्हें कम आता है, ठीक है जी। ये एपोक्राइन ग्लैंड का जाता है, एपो बाहर की तरफ। दो तरह की ग्लैंड होते हैं जी, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है जी। एक्सोक्राइन होते हैं वो ग्लैंड के जो सेक्रीशन जिस्म से बाहर सेक्रेट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो सेक्रीशन जिस्म के अंदर सेक्रेट करते हैं। मतलब जब खाना खाते हुए मुख्य किस्म की जो सेक्रीशन सेक्रेट होती है वो जिस्म के बाहर नहीं आती है, जिस्म के अंदर ही होती है, तो उन्हें एंडोक्राइन कहते हैं। तो एक्सोक्राइन में एक फॉर्म है एपोक्राइन, यानी स्वेट ग्लैंड जो है ये एपोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। पसीने में होता क्या है जी, बेसिकली ये मिक्सचर होता है जी, किस चीज का जी, तीन बड़ी चीजें होती हैं इसमें जी। नंबर 1 साल्ट, नंबर 2 यूरिया, और नंबर 3 वाटर। ठीक है जी, तीन चीजों का आप देखें, जब ये तीन चीजें जिस समय आती हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म करने में ये साल्ट और यूरिया ये काफी होते हैं। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो स्किन के ऊपर होते हैं उन्हें मार देते हैं। और जब आप देखेंगे पसीना आता है तो बाज दफा एक बदबू सी आती है जी। वो बदबू क्या चीज है? वो वो बदबू उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है जी। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं, वो जब मरते हैं तो ये जो ऑडरस प्रोडक्ट्स हैं, बदबूदार चीजें ये पैदा होती हैं। तो इसका मतलब अगर किसी बंदे के जिस्म से कोई बदबू आ रही है तो वो उसका बुरा नहीं मनाना चाहिए, इसलिए कि उसके जिस्म के ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो उस पसीने की वजह से उस एपोक्राइन ग्लैंड ने, जो सूडोरिफेरस ग्लैंड ने, जो स्वेट ग्लैंड ने स्वेट सेक्रेट किया जिसमें साल्ट था, यूरिया था और पानी था, उसको मार दिया जी। ठीक है जी। फिर आ जाती है सेंट, ये जो खुशबू, ये जो मस्क हियर है, ठीक है जी। कहा जाता है कि ये जो उसके पेट के अंदर You are now unmuted. You are now muted. मुझे क्या पता, आपको पता होगा। You are now unmuted. आप है तो मुझसे You are पूछ now रहे muted. हैं? You are now unmuted. You are now muted. क्या हुआ है? You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. क्या हुआ? कौन सी? वो नहीं की, हफ्ते वाले दिन करूंगा।
बकाया कोई भी नहीं की। You are now muted. You are now unmuted. 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 हाँ जी, क्या डिस्कशन हो रही है बेटा? वो नहीं आते बस, ये यकूब तो खैर हमारे लिए काफी है जी, दोनों पास हो जाए बहुत है यार। अच्छा, अब आ जाते हैं You जी are now मस्क muted. ग्लैंड या सेंट ग्लैंड्स। कहाँ पे होते हैं जी? अराउंड द फेस, फीट और एनस। अब देखें मुख्तलिफ जो एनिमल्स है ना जी, अब ये ग्लैंड्स क्या करती हैं जी? फेरोमोन। फेरोमोन क्या है जी? ये भी एक सेक्रेशन है जी। अब ये खास तौर पर जहाँ पर ये, वैसे जनरली 3 फंक्शन होते हैं इसके जी, जो ये बदबू या सेंट जो मुख्तलिफ एनिमल्स है ना जी, या तो ये डिफेंस के लिए होते हैं जी। डिफेंस क्या जी? कि आप देखें बाज इंसेक्ट्स भी ऐसे आपने देखे होंगे कि जब कोई परिंदा उन्हें मुंह में डालता है तो फौरी तौर पर वो थूक देता है उन्हें जी। क्यों थूक देता है? कि उस वो इंसेक्ट जो है फौरी तौर पर ये खास किस्म का फेरोमोन सेक्रेट करता है। कड़वा किस फेरोमोन बहुत कड़वे बदमजा बदजायका होते हैं जी, तो जिससे वो परिंदा फौरी तौर पर उस इंसेक्ट को थूक देता है। ठीक है जी। या फिर ये क्या होता है कि सेक्स रिकग्निशन के लिए जी, बहुत दूर कोई फीमेल है, ठीक है जी, मेल के जिस्म से जब ये फेरोमोन रिलीज होते हैं तो फीमेल पहचान लेती है कि यहाँ से कितने फासले पर उसका जो अपोजिट सेक्स है वो मौजूद है। अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, पहले भी शायद आपने पढ़ा होगा इंटर में भी, कि वो एक टेरिटरी अपनी बनाते हैं जी। टेरिटोरियल बिहेवियर होता है कि एक खास इलाके में जो किलोमीटर का भी हो सकता है, वो 5 किलोमीटर भी हो सकता है, वो 100 मीटर का भी हो सकता है, 50 का भी हो सकता है, वो उस बाउंड्री में पेशाब कर देते हैं पूरे इर्द गिर्द घूम के ना जी। अब वो पेशाब की जो स्मेल है वो किसी और यानी तो एनिमल को तो नहीं महसूस होती, इंसान को तो नहीं महसूस होती, लेकिन उसी स्पीशीज के जो एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, वो उसको पहचान लेते हैं जी। तो जिनमें टेरिटोरियल बिहेवियर होता है तो वो मेल जो है वो उस इलाके में नहीं जाते, उस टेरिटरी में नहीं जाते, उस दायरे में नहीं जाते। अगर बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं तो फिर वो जाएंगे और वहां पे जो पहला मेल है उसको मार मार के वहां से भगा देंगे, लेकिन वो फीमेल को आने देते हैं। यानी ये उस पीरियड में जब ये मीटिंग का पीरियड होता है उस वक्त ये एनिमल ये टेरिटरी जो है डेवलप करते हैं। बर्ड्स में भी ये टेरिटोरियल बिहेवियर है। मैंने बात भी की थी, अगर आपने उसको नोट किया हो, कि ये जो रैप्टर्स हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे हैं, जो शिकारी परिंदे हैं, जो उल्लू हैं, ठीक है जी, ये भी बाउंड्री अपनी मार्क करते हैं जी। ये बाउंड्री अपनी आवाज से मार्क करते हैं, ये बोलते रहते हैं और जहां जहां तक इनकी आवाज पहुंचती है वहां पे जो दूसरा एनिमल है उसी स्पीशीज का, वो उसके अंदर नहीं आता जी, डरता है उससे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बहादुर है फिर आएगा पहले वाले को मार के भगाने के लिए। ठीक है जी, तो ये सेंट या फेरोमोन्स, ठीक है जी, ये 3 जो तरह का फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगे। डिफेंस या तो डिफेंस के लिए होता है कि वो मैमल, ये अपोसम एक एनिमल है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है जी, ये बहुत ही बदबूदार, जब इसको खाता ही नहीं है, इसलिए कि इसके जिस्म से मुसलसल बदबूदार किस्म का फेरोमोन सिक्रेट होता रहता है जी। इतनी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है कि इसको ये तबई मौत मरे या गाड़ियों के नीचे आके मरे तो फिर मरता है, या अपनी जो कोई इसको शिकारी
परिंदा या मैमल्स नहीं खाता जी, इसकी बदबू की वजह से। इतनी ज्यादा बदबू है कि अगर ये गाड़ी के किसी टायर के नीचे भी आ जाए तो टायर में 1 महीना तक बदबू रहती है जी। जितनी मर्जी उसको सर्विस करा लें, धुला लें, बदबू नहीं जाती। और ये बदबू जो है उसकी जिंदगी की अलामत की जो नफ्स है कि वो उसको कोई भी आदमी अगर रोड पे भी जा रहे हैं तो गाड़ी भी है तो गाड़ी वाला ड्राइवर कोशिश करेगा कि यार टायर के नीचे ना आए, इसलिए कि कौन 1 महीना बदबू सूंघता रहे। ठीक है जी। तो ये सेंटर, तो उसका मस्क ग्लैंड जो है जी, ये जो हिरन के अंदर मौजूद होती है जिसको मुश्क नाफा कहा जाता है जी, तो ये भी डिपॉजिट होती रहती है। खास किस्म का जो हिरन है उसके पेट के अंदर चाइना में खासतौर पर पाया जाता है और फिर वहां से इसको निकाल लिया जाता है। ये मेरा ख्याल है जी आगे ना इसका कहीं शायद जिक्र भी हो। तो ये ग्लैंड्स होती हैं कि जो जिसमें ये खुशबू बहुत, यानी पूरे के पूरे हिरन में 1 या 2 मिलीग्राम ये निकलती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। उसमें ये पानी वानी डाल के तो उसको फिर इतर बितर जो है ना खुशबू ये बनाती है। फिर आ जाते हैं जी मेमोरी ग्लैंड्स। इसमें होते हैं जी फंक्शनल, जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों में ही है, लेकिन फंक्शनल कहाँ होते हैं जी, ये फीमेल में जो है ना ये फंक्शन होते हैं, यानी मेल्स में नॉन फंक्शनल होते हैं। जो फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है क्या करते हैं जी, मिल्क प्रोड्यूस करते हैं जी। मिल्क में क्या होता है जी, उसमें वाटर होता है और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, खासतौर पर शुगर होती है। उसके अलावा इसमें फैट्स भी हैं जी, थोड़ी सी प्रोटीन्स भी हैं जी, और मिनरल मिनरल और खासतौर पर एंटीबॉडीज हैं जी। एंटीबॉडी जो है, ये बच्चा जब माँ का दूध पीता है तो उसके जिस्म में ये एंटीबॉडी दाखिल होते हैं और उसमें इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। वो बच्चे जिन्होंने माँ का दूध पिया होता है वो उनमें इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू वो बच्चे के जिन्होंने डब्बे का दूध पिया होता है। इंसान के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जो एनिमल है, मैमल्स हैं, बाकी उसमें चूंकि नेचुरली जितने भी मैमल्स हैं सब अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन है कि वक्त के साथ साथ ये मैमल्स के अंदर ये वेल्फ मेमोरी ग्लैंड, उसके बाद ये मिल्क डिपोजिशन, और मिल्क डिपोजिशन में दूध को, वैसे भी ये जो गाय का या भैंस का कोई भी दूध उसको कहा जाता है कि ये दूध मुकम्मल एक गज़ा है। मुकम्मल गज़ा वही होती है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, जिसमें फैट्स हो, जिसमें प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, वो एक कंप्लीट फूड कहलाती है। तो दूध चूंकि इसमें सारी चीजें मौजूद होती हैं इसलिए ये कंप्लीट फूड है जी। फिर ये मोनोट्रीम्स, मोनोट्रीम कौन से जी, वो एनिमल जिनके जिस्म के में एक ही सुराग होता है, वहीं से यूरिनेशन होती है, वहीं से वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है जी। तो उसमें मोनोट्रीम्स में बाकी जो मैमल्स हैं उसमें जब ये मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं तो एंटीरियर साइड पे निपल प्रोड्यूस होता है जी, जहाँ जो जिसको बच्चे सक करके दूध पीते हैं। लेकिन मोनोट्रीम्स के अंदर निपल्स नहीं है जी। उसमें क्या होता है कि जिस्म का जो पेट वाला हिस्सा है उसमें ये पूरे का पूरा दूध आ जाता है जी। तो बच्चे जो है उसके, वो बेली को, ये पेट वाले हिस्से के जब बाल भी चूसते हैं, ठीक है जी, तो बालों को चूसते हैं तो उन बालों के जरिए भी दूध जो है ना उन बच्चों तक पहुंच जाता है। ठीक है जी। फिर कुछ दूसरे मैमल्स हैं जिनमें मेमोरी ग्लैंड ओपन होते हैं जी, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, तो उसमें वो बच्चे जो है वो निपल्स के जरिए ना दूध पीते हैं। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ किस्म की ग्लैंड्स। अब आ जाता है मैमल्स का स्कल और टीथ। स्कल जो है जी उसमें बहुत मॉडिफिकेशन हुई है, एवोल्यूशनरी, यानी वो मॉडिफिकेशन हुई है जो You are मैमल्स now के लिए unmuted. बेहतर थी। यानी You are now muted. रेप्टाइल्स के स्कल के मुकाबले में मैमल्स का जो स्कल है वो मॉडिफाइड स्कल है। अभी सबसे पहले अगर 2 स्कल पड़े हों, आपके जब प्रैक्टिकल में भी आएंगे कि आपको रेप्टाइल का स्कल, बर्ड्स का स्कल, ठीक है जी, रैबिट का स्कल दिया जाएगा जी, तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है जी। अब उसमें फर्क होता है जी, मसलन रेप्टाइल्स का जो जॉज है, ठीक है जी, उसकी आर्टिकुलेशन में और मैमल्स के जॉज की आर्टिकुलेशन में फर्क होता है। क्या फर्क होता है जी, रेप्टाइल्स में जो जॉज हैं वो दो पिछली साइड पे, ठीक है जी, रेयर साइड इसको कहते हैं, वो छोटी छोटी 2 बोन्स की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो ऊपर नीचे उसकी मूवमेंट होती है। लेकिन मैमल्स के अंदर आप देखें कि जॉज फ्रीली मूव करता है जी,
आप अपना जबड़ा हिला के देखें नीचे वाला, जहाँ पे राइट लेफ्ट ऊपर नीचे ये जबड़ा जो है ना जी ये मूव करेगा जी, ये फर्क होता है जी एक तो इसमें जी। ठीक है जी। फिर ये जो बोन्स हैं जबड़े वाली, ये आर्टिकुलेट है किसके साथ, मिडल ईयर के साथ। मिडल ईयर में भी खास तौर पर जो स्टेप्स है, यानी दरमियाने जो मिडल ईयर में जो ऑसिकल्स हैं, छोटी छोटी हड्डियां हैं, उसमें जो दरमियान वाली स्टेप है उसके साथ ये आर्टिकुलेट है जी। फिर उसके बाद एक छोटी सी बोन है कि जो ऊपर वाले और नीचे वाले यानी जबड़े को मजबूती के साथ आपस में जोड़ के रखती है जी। ठीक है जी। अगर कभी लड़ाई हो, मुक्का जोर से पड़े, तो फिर ये जबड़ा टूट जाता है, अलहदा हो जाता है, मूव नहीं कर सकता। अदरवाइज इनमें भी आपस में आर्टिकुलेशन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जी। अब बेटा ये इस डायग्राम में जो 22.7 बुक है, इसको देखिएगा, इसमें आपको नेल्स और हूव्स का स्ट्रक्चर नजर आएगा कि किस तरह ये बनते हैं जी। और 22.8 में ये मेमोरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर यानी गाय और इंसान का फर्क बताया हुआ है जी। कि जो इंसान का जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें फैट्स होती हैं जी, तब उसमें मसल जो है 3 तरह के मसल्स हैं जी, उसमें मिल्क डक्ट है, फिर उसके बाद उसमें सिबेशियस ग्लैंड्स भी हैं जी। ठीक है। तो 2 तरह की ग्लैंड्स इंसानों में पाई जाती हैं, एक एक्टिव होती है, एक नॉन एक्टिव होती है। और गाय में कनेक्टिव टिश्यूज बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। फिर उसके बाद एक्टिव मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं जो तेज़ी के साथ मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। उसके बाद दूध जो है वो कोलेस्ट्रम में आ जाता है और फिर एपिडर्मिस के ज़रिए गाय का दूध जो है ना वो जिस्म से बाहर वो चला जाता है। डायग्राम 22.7 और 22.8 जो है ना जी, इस क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा, आपको बड़ा उसमें वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा जी। फिर उसके बाद आ जाते हैं जी पैलेट, तालू। जब चूंकि दांतों के पहुंच गए हैं तो दांतों के पिछली तरफ जो वर्टिब्रेट्स में ये तालू पाया जाता है। अब ये जो सब एनिमल में ये एक ही तरह का नहीं था जी। अब ये हिस्ट्री आ गई कि आर्कोसारस लीनिएज जो है, ठीक है जी, जो हमने पहले पढ़ी थी, आप भी फिगर देख लीजिएगा 20.3 में। और साइनेप्सिड लीनिएज जो है, ठीक है जी, इसमें ये पैलेट जो है ना उसका बहुत वाज़ेह फर्क है। यानी इब्तदाई किस्म के एनिमल में पैलेट नहीं था जी, आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हुआ और शेल्फ लाइक एक्सटेंशन है। शेल्फ कहते हैं अलमारी को जी। ठीक है। तो इसको अगर दोनों अपने मुंह बंद रखे हैं तो आप देखेंगे कि गैप है आपकी तालू में, अब दांतों के जबड़े के ऊपर की तरफ गैप है। वो गैप क्या है जी कि वो एरिएशन के लिए, हवा वहां पे पहुंचाने के लिए, खुराक को स्टोर करने के लिए। ठीक है जी। फिर एक पैसेज को कंप्लीट करने के लिए ये है। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जब खाना खाते हैं तो ये 2 होते हैं, एक नेज़ल पैसेज है, एक इसोफेगस है। तो ये एक वक़्त में एक ही काम करता है। तो ये माउथ की जो कैविटी आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गई है और एक जो है ना वो साँस लेने वाला है, ये बहुत अरसे से छठी से आप पढ़ते आ रहे हैं, और दूसरा जो है ना वो फूड को पास करने के लिए। क्या होता है जी, कुछ एनिमल्स तो ऐसे हैं कि जो बल्क में खुराक जल्दी-जल्दी खा के कहीं साइड पे बैठ के वो जो कटिंग प्रोसेस है, जुगाली का प्रोसेस है वो करते हैं। लेकिन कुछ मैमल ऐसे होते हैं कि वो छोटे-छोटे पीसेस में फूड को करके वहीं पे उसको कंप्लीट कर लेते हैं, जिन्हें खौफ नहीं होता। अभी शिकारी जो हिरन है, जो इस तरह के जानवर है ना, कभी आपने मूवी में देखे हैं तो ये जल्दी-जल्दी घास खाते हैं और उसके बाद साइड पे देखते हैं, फिर खाते हैं, फिर ऊपर देखते हैं। ये सारे का सारा जो है वो आपको पता है कि इनके जो स्टमक के अंदर एक खाना होता है, उसमें जाके ये उसको कंज़र्व करते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये निकाल-निकाल के खाते रहते हैं। अब ये जो 2 मुख्तलिफ किस्म के जो अ, होल्स हैं, सुराख हैं, यानी साँस वाला और खाने वाला, अब ये अ, एक वक़्त में आपको पता है कि एक ही ओपन होता है जी। लेकिन ये ख़ास है कि जब खाना खा रहे होते हैं उस वक़्त साँस नहीं आता, और जब साँस नहीं लिया जा सकता और जब साँस लिया जाता है उस वक़्त तक खाना नहीं खाया जा सकता जी। तो ये एट ए टाइम ये एक फंक्शन होता है जी। फिर दाँतों का बनावट कल भी स्टार्ट में हमने जब इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि दाँत जो है ना जी वो मैमल्स में हेटेरोडोंट होते हैं जी। हेटेरो कहते हैं मुख्तलिफ, डोंट दाँतों के लिए इस्तेमाल हुआ जी। ये मुख्तलिफ किस्म के जी इंसाइजर्स हैं, कैनाइन्स हैं, प्रीमोलर्स हैं और मोलर्स हैं। जबकि रेप्टाइल्स में जितने भी दांत होते हैं वो सारे के सारे एक ही शक्ल के यूनिफॉर्मली कॉनिकल होते हैं।
वो होमोडॉन्ट कहलाते हैं, यानी दांतों में फर्क नहीं है, एक ही तरह के दांत। और हेटेरोडॉन्ट होते हैं जिसमें दांतों का फर्क होता है, ये जिसको आपको बताया कि ये प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन्स, इंसाइजर्स और जितने भी दांत हैं इन सब का फंक्शन हेटेरोडॉन्ट में मुख्तलिफ होता है जी। इंसाइजर्स जो है वो उन एनिमल्स में होता है जो घास खाते हैं जी, वो यानी इंसाइजर से जल्दी जल्दी उसको वो तोड़ते रहते हैं। उनमें कैनाइन्स नहीं होते। कैनाइन्स किस लिए होते हैं जी? चीर फाड़ के लिए जी, टीयरिंग प्रोसेस के लिए जी। फिर उसके बाद प्री मोलर और मोलर। मोलर ज्यादा मजबूत होते हैं, उसके ऊपर टस्क होते हैं कि उसके ऊपर अगर ये गोश्त आ जाए तो गोश्त खोर एनिमल सारे का सारा उसको बहुत आसानी के साथ उसको खा लेते हैं जी। फिर उसकी फर्क दूसरा के हेटेरोडॉन्ट दांत सॉकेट के अंदर होते हैं जी। ठीक है, जब आप दांत निकलवाने जाएं तो आसानी से नहीं निकलता जी, टीका लगाओ उसके बाद खींच टांग बड़ी मुश्किल से जी। जबकि जो होमोडॉन्ट होते हैं वो एंटीरियर साइड पे टिप पे होते हैं, अटैच होते हैं, यानी वो निकल भी जाते हैं बहुत आसानी के साथ, कोई जानवर को तकलीफ नहीं होती। और फिर उसके बाद वो दोबारा यानी रेप्टाइल्स का जब दांत गिर जाता है तो दोबारा निकल भी आता है जी। जबकि इंसान के अंदर बाकी मैमल्स हैं जो मिल्क टीथ हैं वो एक दफा चेंज होने के बाद टूटते हैं, नए दांत आते हैं, दोबारा को टूट जाए तो फिर दोबारा वो तीसरी दफा दांत नहीं आता जी। ठीक है जी, ये फर्क है रेप्टाइल्स के दांतों में और मैमल्स के दांतों में। रेप्टाइल्स में वो रीजनरेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, जबकि मैमल्स के अंदर एक मिल्क टीथ होते हैं, दूसरे परमानेंट टीथ होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है उसका कोई दांत नहीं होता, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मिल्क टीथ पैदा होते हैं जी, फिर मिल्क टीथ टूटते हैं और उसके बाद फिर ये परमानेंट टीथ आते हैं। और ये परमानेंट टीथ टूट जाए तो दोबारा इसकी जगह नहीं आते। ठीक है जी, तो चार ये टाइप्स हैं जी मैमल्स के जी। इंसाइजर्स एंटीरियर साइड पे मौजूद होते हैं, जॉज पे चीज़ें लाइक स्ट्रक्चर होता है जी। ठीक है जी, बाज़ एनिमल मैमल ऐसे हैं जिसमें सारी ज़िंदगी भी ये खरगोश वगैरह या चूहे हैं ना, इनमें ये सारी ज़िंदगी इसमें बढ़ते रहते हैं। और बाज़ मैमल्स ऐसे हैं जिसमें एक स्टेज पे आके ये की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है जी। कैनाइन जो हैं तकरीबन लंबे होते हैं जी। किन एनिमल में होते हैं अभी आपको बता रहा हूँ, बताया भी है कि ये उन एनिमल्स में कि जो चीर फाड़ का काम करते हैं। प्रीमोलर्स नेक्स्ट टू कैनाइन्स होते हैं जी। उसमें बाज मैमल्स में उसकी एक रूट होती है, बाद में उसकी दो रूट्स होती हैं जी। जबकि मोलर जो हैं वो च्यूइंग के प्रोसेस में, चबाने के प्रोसेस में होते हैं। उसमें अपर जो मोलर हैं उसमें दो या तीन रूट्स होती हैं जी। ठीक है जी, यानी इसमें रूट्स की तादाद बढ़ जाती है। कभी किसी का दाढ़ निकले तो देखें कि उसके नीचे इब्तदाई वाली जो दाढ़ें हैं उसमें दो रूट्स होंगी और जो पीछे वाले मोलर हैं उसमें तीन रूट्स होती हैं। तो ये जितने भी दांत होते हैं मैमल्स के अंदर, इसको कहा जाता है कि ये एक खास किस्म का डेंटल फार्मूला होता है। एक करेक्टर है टेक्सा के अंदर जिसको कहते हैं डेंटल फार्मूला। सारे के सारे उस स्पीशीज के एनिमल्स में वही खास डेंटल फार्मूला चलता है जी। जितनी भी स्पीशीज है कुत्तों की, उन सब के अंदर एक ही तरह के दांत होंगे जी। जितनी भी स्पीशीज है गाय भैंस की, उसमें एक ही तरह के दांत होंगे जी। ठीक है, होता है इनकी जो दांतों की जो ऊपर या नीचे जो है ना जी, उनकी तादाद मुख्तलिफ एनिमल में मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन इंसान और बीवर, बीवर जो है ना ये एक पानी वाला जानवर है, अमेरिका में पाया जाता है। जो ये पानी के अंदर होता है और दस्त काट काट के ना जी अपना घर बनाता है, जिसको बीवर डैम भी कहा जाता है। बाद दफ़ा ये बहुत तबाही फैलाता है जी। अगर डैम बना देता है, पानी रुक जाता है तो पीछे सैलाब भी आ जाते हैं। तो इसका फार्मूला इन दोनों का तकरीबन एक ही है जी, कि दो इंसाइजर ऊपर, दो इंसाइजर नीचे जी। एक कनाइन ऊपर, एक कनाइन नीचे। एक साइड की मैं बात कर रहा हूँ, टोटल मिला के ये फिर दो हो जाते हैं। दो प्रीमोलर ऊपर और दो प्रीमोलर नीचे। एक साइड पे, दोनों साइड पे मिलाएंगे तो चार हो जाएंगे। तीन मोलर ऊपर, तीन मोलर नीचे। ये है ह्यूमन का जी। आपकी बुक में देखिएगा बीवर का क्या है जी, एक इंसाइजर ऊपर, एक नीचे। कैनाइन्स नहीं होते इसमें। और एक प्रीमोलर ऊपर और एक नीचे जबड़े में। तीन मोलर ऊपर और तीन मोलर नीचे। ये डेंटल फार्मूला फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता जी। स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है जी। ठीक है जी, तो ये दांत जो होते हैं ये भी स्पेशलाइज्ड होते हैं जी, खास किस्म के फूड को चबाने के लिए।
कुछ एनिमल में, ये सारे के सारे एनिमल में एक ही फार्मूला समझना नहीं होता, कुछ में ज़्यादा भी इससे बढ़ भी सकते हैं, कुछ में कम होते हैं, लेकिन मैक्सिमम दांत जो है ना जी वो 32 ही होते हैं, इंसान 32 ही होते हैं। ये कम हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ओमनीवोर्स जो एनिमल होते हैं, इंसान है, प्राइमेट्स हैं, पिग्स है, कुछ आर्टियोडेक्टाइल्स में कि जिसमें ये ओमनीवोर होते हैं, हर तरह की खुराक खाते हैं जी, एनिमल भी खाते हैं, प्लांट मटेरियल। You are now ये muted. वो एनिमल जो प्लांट मटेरियल खाते हैं उसमें दांत आमतौर पर फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं जी। ग्राइंडिंग पोस्टीरियर टीथ होते हैं, उसमें इंसाइजर्स होते हैं जी, कनाइन नहीं होते जी। ठीक है जी, अगर कनाइन है तो वो मॉडिफाइड होने के बाद उनका इतना सा फंक्शन रह जाता है कि अगर वो प्लांट मटेरियल आया है तो उसको होल्डिंग के लिए, मतलब घोड़े में जो मौजूद होता है सिर्फ होल्डिंग के प्रोसेस के लिए होता है। फिर ये रैबिट्स और लेगोमार्फा, जितने भी ये लेगोमार्फा एक ऑर्डर है जिसमें ये खरगोश आते हैं। फिर रोडेंशिया है, रोडेंट्स जिन्हें कहते हैं, उसमें चूहे और बीवर आते हैं। इसमें जो इंसाइजर्स हैं ये थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज होते रहते हैं, जबकि इंसान में, ये बीवर में You are ये now एक unmuted. खास स्टेज पे You आके are now इनकी muted. जो बनावट है वो रुक जाती है। फिर कुदरत ने दांतों को मजबूत बनाने के लिए इसके ऊपर एक इनेमल की कवरिंग है जी। सारे दांतों के इर्द गिर्द इनेमल होता है जी, जिस तरह आप घर में दीवार पे इनेमल करते हैं ना जी, जिससे वो दीवार मजबूत होती है जी, खूबसूरत होती है। इसी तरह इनेमल दांतों के ऊपर भी मौजूद होता है जी। टीथ आर केप्ट शार्प बाय स्लो वियरिंग, यानी ये वो एनिमल जो चबाते हैं ज़्यादा, उसमें ये शार्प होते हैं। जो कम चबाते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसमें ये शार्प नहीं होते जी। ये डायस्टीमा, इंसाइजर्स और प्रीमोलर्स के जो में कैनाइन्स नहीं होते, उसमें ये दरमियान में एक गैप होता है जिसको डायस्टीमा कहते हैं। डायस्टीमा होल्डिंग के लिए भी होता है, एरिएशन के लिए भी, पहले भी इस पे हम काफी ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। जो पीछे वाले दांत होते हैं, प्रीमोलर और मोलर, उसमें जो रिजिज होती हैं वो हाई होती हैं, उसमें क्राउन होते हैं, इसलिए कि उसने ग्राइंडिंग का प्रोसेस करना है। चाहे वो हर्बीवोर है या कार्निवोर है, ये दोनों में ये ग्राइंडिंग के मैकेनिज्म के लिए ये पिछले दांत जो हैं, जो प्रीमोलर मोलर हैं, वो इस्तेमाल होते हैं। कोई बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्राउन्स होते हैं जी। अब जो प्रीडेटर होते हैं जी, वो एक तो ये कैनाइंस इंसाइजर्स यूज करते हैं जानवर को पकड़ने के लिए, होल्डिंग के लिए जी, उससे वो खा नहीं सकते। लेकिन जो उसके कैनाइंस होते हैं जी, उसको वो चीर फाड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जी। कार्निवोरा ऑर्डर जितना भी है, जिसमें ये कुत्ते, बिल्लियां, और ये अमेरिका में पेओर्स होता है, ये भी कुत्ते की तरह का एनिमल है। ठीक है जी। तो इसकी बनावट में थोड़ा सा फर्क ये है कि इसके जो चौथा अपर प्रीमोलर है, ऊपर वाले जबड़े में जो चौथे नंबर पे प्रीमोलर है, और पहला नीचे वाला पहला मोलर है, वो सीजर लाइक होता है जी, कैंची की तरह का जी। यानी ये भी क्या करते हैं जी, शेयरिंग सरफेस, वो चीज दबा के उसको मारने के लिए, टीयरिंग के लिए उसके काम आ जाता है जी। ठीक है जी। इन्हें आमतौर पर इनके जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कॉर्नेजियल अपरेटस इसको कहते हैं, कि ऊपर वाला जबड़ा, ऊपर वाले चौथा और नीचे वाला पहला जो है ना जी, वो कार्नेजियल अपरेटस है। किस काम के आता है? जो फ्लैश होता है, जो गोश्त पूरे का पूरा अगर एनिमल उससे मुंह में डाल लिया है, अब सारे का सारा तो नहीं काटेगा, खा सकता जी, तो क्या करता है, उसको कटिंग का प्रोसेस होता है, काटता है, छोटे छोटे पीसेज में करता है। तो वो जो पीसेज होते हैं ये कार्नेजियल अपर्चर जो है ना ये करता है। ये हो गया दांत वाला। और ये अगली दफा क्लास में हम शुरू करेंगे वर्टिबल कॉलम, जिसमें डायग्राम दिखाने की हमारे पास चार्ट मौजूद है।
तो ये वहाँ पे करेंगे। उसके बाद सर्कुलेशन छोटा छोटा रहेगा, आधा चैप्टर आपका हो गया, आधा जो है वो अगले 2 दिन में क्लास के अंदर खत्म हो जाएगा तो जो है रात को। ठीक है जनाब, तो खैर साहब ठीक है। ओके सर। You are now unmuted. ये आज